अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 16.9 RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। तो ये दो टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अक्सर पेपर में आ चुके हुए हैं, अक्सर औकात 8-10 मरतबा जो पेपर में आ चुके हुए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर। RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट और दूसरा है RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो अगर आप लोग सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट को ईजिली समझेंगे, इसको आप लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो देखें, हमारे पास एक सोर्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, AC सप्लाई है, उसके साथ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम इनकी इम्पीडेंस डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है फिगर 2 में, वो किस तरह से बनी है, अगर मैं आप लोगों को RC सर्किट और RL सर्किट की हम डायग्राम बनाएं तो RC सर्किट में हमने इम्पीडेंस डायग्राम जो बनाई थी वो कुछ यूँ थी। RC सर्किट, RC सर्किट में प्रीवियस लेक्चर है, इस साइड पर रजिस्टर थी और इस साइड पर रिएक्टेंस थी कैपेसिटर की। दोनों में फेज़ डिफरेंस था 90 डिग्री का, यानी π/2 रेडियंस। अगर RL सर्किट को देखें तो RL सर्किट की भी इम्पीडेंस डायग्राम हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये XL है, इनमें भी फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री है, यानी π/2 रेडियंस है। ये RL सर्किट है। तो यहाँ पर चूँकि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एट अ टाइम सीरीज़ में लगी हुई हैं चीज़ें, तो हमने जब इन दोनों को कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस एक्सिस जो है वो ये हमारे पास आया। XC लैग कर रहा है, ये लैग किया, और XL जो है वो लीड कर रहा है, तो ये लीड किया है। तो ये हमारे पास इसकी इम्पीडेंस डायग्राम बनी RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की। प्रीवियस जो दो थे हमारे पास टॉपिक्स, उनके अंदर से हमने जो है ये डायग्राम पढ़ी है, फेज़र वाली इम्पीडेंस डायग्राम्स, और यहाँ से हमने जो है ये इम्पीडेंस डायग्राम इसकी बनाई है। अब स्टूडेंट्स, वी नो दैट XC का अगर हम फार्मूला पढ़ें, XC, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा 1/ωc, यानी 1/2πf, ओमेगा 2πf होता है C। XL, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ωL, और ओमेगा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2πf L। तो इन फार्मूलों में देखा जाए तो XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ, और XL जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी लाजमी बात है कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी जो जिस फ्रीक्वेंसी पर जो ये करंट और वोल्टेज जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एट लो फ्रीक्वेंसी। और फिर हम पढ़ते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर स्टूडेंट्स जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XC जो है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी, यानी लार्ज कह लेते हैं। तो XC लो फ्रीक्वेंसी पर XC हमारे पास क्या होगी, लार्ज, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL भी हमारे पास कम होगी, यानी इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। लो फ्रीक्वेंसी पर XL की वैल्यू जो है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। नंबर 2, XL जो है वो स्मॉल होगी। तो XL यानी रिएक्टेंस इंडक्टर की बहुत कम होगी, ये करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन है एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर और कैपेसिटर ना होने के बराबर करेगा, बहुत कम करेगा। इसलिए करंट को जितनी भी अपोजिशन पेश आ रही है, जितनी भी उसको मुज़ाहमत पेश आ रही है, वो सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर की वजह से है। लिहाजा सर्किट जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है, ये पूरा सर्किट, कि जैसे इसमें तीनों चीज़ें नहीं लगी, बल्कि जैसे सिर्फ दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये रजिस्ट ही नहीं कर रहा। तो सर्किट बिहेव कर रहा है लाइक RC सर्किट के तौर पर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर हम बात करें तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से इन्वर्सली रिलेटेड हैं, तो XC हमारे पास क्या होगी, स्मॉल। XC जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कम आएगी, रिएक्टेंस कैपेसिटर की कम होगी, जबकि इसको हाई करने से XL भी हाई आएगी, यानी XL रिएक्टेंस जो इंडक्टर की है वो लार्ज होगी।
लिहाजा हाई फ्रीक्वेंसी अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होगी तो ऐसी सूरत में कैपेसिटर जो है बहुत ही कम जो है वो अपोजिशन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुज़ाहमत पेश करेंगे, अपोजिशन बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी रेजिस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो लिहाजा सर्किट बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ये RL सर्किट है, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट जो है वो करंट को अपोज ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो निग्लिजिबल ही होगा। तो अब ये थी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर स्टूडेंट्स ना लो हो ना हाई हो, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XC एंड XL दोनों बराबर हो जाते हैं। अभी हम डिस्कस किया कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XC की वैल्यू लार्ज होगी, XL स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल, और जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हाई होने की वजह से XL हाई होगी जबकि XC स्मॉल होगी। तो एक लो पर एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम है, हाई फ्रीक्वेंसी पर दूसरी चीज़ ज़्यादा वो कम है। तो जबकि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर दोनों में से कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि दोनों जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जहाँ पर रिएक्टेंस कैपेसिटर की और रिएक्टेंस इंडक्टर की इक्वल हो जाती है, इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नेम देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। Resonance frequency, the frequency at which the reactance of capacitor and inductor becomes equal is called resonant frequency। अब अगर इम्पीडेंस डायग्राम मैं यहाँ पर दोबारा से बनाऊँ तो इम्पीडेंस डायग्राम में हमने अभी देखा कि इस साइड पर R है, यहाँ पे XL है और ये XC है। तो दोनों रिएक्टेंस जो हैं वो आपस में इक्वल आ गई हैं और अपोजिट नज़र आ रहा है, ऑलरेडी हैं, पहले ही हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। लिहाजा सिर्फ जो है वो R बाकी बचेगा, यानी कि RLC जो हमारे पास सर्किट था, ये RLC हमारे पास जो सर्किट था, अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर दोनों की रिएक्टेंस इक्वल होने की वजह से ये इसकी दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गए हैं। अब सिर्फ रजिस्टर है जो कि करंट को फ्लो करने में अपोज कर रहा है। लिहाजा जो ओवरऑल इम्पीडेंस है पूरे सर्किट की वो यही है, जो रजिस्टर ने मुज़ाहमत करनी है बस वही है। ये दोनों करंट को फ्लो करने दे रहे हैं, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये सर्किट में लगे ही नहीं हुए। सर्किट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि करंट को फ्लो करने में रजिस्ट कर रहा है। लिहाजा सिर्फ R हमारे पास जो है वो बाकी रह जाएगा और ये इम्पीडेंस डायग्राम इस तरह की बनेगी। और ऐसा एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर होगा जिसे हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। XC फार्मूला हमने अभी पढ़ा, 1/ωc एंड XL हमारे पास क्या होता है, ωL। ओमेगा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, L को इधर ले आएंगे तो 1/LC और ओमेगा जाके मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेते हैं 1/LC। स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हुआ, ओमेगा तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC। ओमेगा हमारे पास हमेशा बराबर होता है 2πf के। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो 2π को इधर लाएंगे तो इधर आके डिवाइड करेंगे इसे, तो 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है इसी को हम FR यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नेम देते हैं। तो ये वो फ्रीक्वेंसी आई है जिस फ्रीक्वेंसी पर XC और XL जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इन दोनों के इक्वल हो जाने की वजह से दोनों जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है उनकी रिएक्टेंस जो है वो कैंसिल हो जाती है क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, और सिर्फ R रह जाता है सर्किट में जो कि करंट को अपोज कर रहा होता है। लिहाजा इम्पीडेंस सिर्फ एक कंपोनेंट की रह जाती है, विच मीन्स के इम्पीडेंस इज़ वेरी स्मॉल। तो पहला यहाँ पर जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम स्टडी करें तो पहला पॉइंट यही है कि रेजोनेंस पर एट रेजोनेंस कंडीशन पर, यानी जब एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर जब दोनों बराबर होती हैं उस वक़्त पहला पॉइंट इम्पीडेंस जो होती है सर्किट की वो कम से कम होती है, इम्पीडेंस मिनिमम होती है। बार बार यही बताया जा चुका है, बहुत आसान सी रीज़न है कि पहले 3 कंपोनेंट जो हैं वो करंट को फ्लो करने में अपोज कर रहे थे, अब सिर्फ एक रह गया। अब एक कंपोनेंट तो ज़ाहिर है तीनों के बराबर नहीं करना रजिस्ट, तो एक कंपोनेंट कम रजिस्ट करेगा तो इम्पीडेंस सर्किट की क्या होगी, कम से कम होगी।
ठीक है जी। और वो इम्पीडेंस कौन सी होगी, वो सिर्फ इम्पीडेंस आर के बराबर होगी, यानी रेजिस्टिव या रेजिस्टेंस सिर्फ होगी, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल है। दूसरा पॉइंट, अगर इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल है तो रेजिस्टेंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं V एंड I जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इन फेज। लिहाजा रेजोनेंस पर वोल्टेज और करंट दोनों आपस में इन फेज हो जाएंगे। इन फेज का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। एंगल विच मीन्स के दोनों के दरमियान 0 बनेगा। इस वजह से जो पावर फैक्टर था हमारा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। पावर फैक्टर प्रीवियस लेक्चर में हम बताया जा चुका है आप लोगों को, कॉस थीटा जो कि कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, लिहाजा पावर फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तीसरा पॉइंट, चूंकि इम्पीडेंस कम से कम है रेजोनेंस पर, इम्पीडेंस कम होने की वजह से हमारे पास जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की मदद से करंट मैक्सिमम होगा, I नॉट मैक्सिमम करंट, और ये इक्वल होगा V नॉट डिवाइडेड बाय R, क्योंकि इम्पीडेंस जो है वो सिर्फ किसके इक्वल है, R के। ये एक कंपोनेंट सिर्फ रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए हम Z की बजाय R यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैक्सिमम करंट होगा तो इम्पीडेंस मिनिमम और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। चौथी चीज़, इसको हम ग्राफ के ज़रिए चेक करें तो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक साइड पर फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं, इस साइड पर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, इस साइड पर करंट यूज़ करते हैं। तो करंट जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट का कर्व जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो करंट जो है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, फ्रीक्वेंसी इस तरह पर इंक्रीज़ करी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। और यहाँ पे करंट मैक्सिमम है और ये जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को इससे ज़्यादा करेंगे तो करंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब XC और XL इक्वल होंगे, इस फ्रीक्वेंसी पर करंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसको ग्राफिकल तरीके के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इससे फ्रीक्वेंसी कम या इससे ज़्यादा होगी तो करंट जो है वो मैक्सिमम नहीं होगा। लो फ्रीक्वेंसी पर करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं और जब फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा कर रहे हैं रेजोनेंस, तो फिर करंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट जो है, रेजोनेंस पर VC एंड VL में बी लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। तो ये सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो सकते हैं। सोर्स वोल्टेज मतलब जो अल्टरनेटिंग सोर्स हमारे पास है, AC सप्लाई है, वो वोल्टेज सप्लाई कर रही है, तो उससे VC और VL यानी इंडक्टर का और कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। जिसकी रीज़न ये है कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती हैं और बाद में जो है ये एनर्जी को स्टोर करने के बाद में एनर्जी को यूटिलाइज जब करती हैं तो उस वक्त ये ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो लिहाजा VC और VL जो है, तो रीज़न यही है कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस ने, लिहाजा VC और VL रेजोनेंस पर ये सोर्स वोल्टेज के मुकाबले में क्या हो सकते हैं, ज़्यादा। तो ये ओवरऑल सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो ये RLC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।